जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में अपन देखेंगे भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल यानी हिस्ट्री के जितने भी स्थल हैं जो काम के हैं। मैं 2 सीरीज लेके आऊँगा इसमें। आज है ये पहला भाग है, अगला वीडियो होगा वो उसमें दूसरा भाग होगा। पहले भाग में अपन 25 प्रमुख स्थल देखेंगे जिसमें जो भी हिस्ट्री से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे एक स्थल में। जितने भी आसपास पूछे जा सकते हैं, जैसे पहला है, देखो मैं आपको बता दूं, श्रवणबेलगोला। अब इससे रिलेटेड जितने भी आएंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम हो आपका, चाहे दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, MP, राजस्थान SSC GD हो, RPF हो, रेलवे SSC, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें अगर इंडियन हिस्ट्री है सिलेबस में, उस स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं अपना बिना किसी देरी के। पहला ही पॉइंट है श्रवणबेलगोला। ये है कहाँ पे? तो कर्नाटक राज्य में है। ये कर्नाटक राज्य में मैसूर के निकट स्थित है। यह स्थान गोमतेश्वर बाहुबली की 58 फीट ऊंची पाषाण की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है जो 10वीं शताब्दी के मध्य निर्मित की गई थी। फिर अगला पॉइंट, गोमतेश्वर बाहुबली प्रथम। ये भाई थे कौन है? गोमतेश्वर बाहुबली ये जैन तीर्थकर ऋषभदेव यानी जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, उनके बेटे थे यानी पुत्र थे गोमतेश्वर बाहुबली। और ये पत्थर से निर्मित भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण किसने करवाया? चामुंडा राय के द्वारा करवाया गया था। और चामुंडा राय कौन थे? मैसूर के गंगवंशी शासक के मंत्री थे। तो ये भी ध्यान रखना। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया? चामुंडा राय ने करवाया था। चामुंडा राय किसके मंत्री थे? तो मैसूर के गंगवंशी शासक के मंत्री थे। और भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी पत्थर से निर्मित भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी थी? तो गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है कहाँ पे? तो ये मैसूर के निकट कर्नाटक में। और कौन जगह पूछे? तो श्रवणबेलगोला। फिर है सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, वो इसी स्थान से ली थी। कौन से स्थान से? श्रवणबेलगोला से। और है कहाँ ये? कर्नाटक में। तो फिर है अंतिम समय व्यतीत किया यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय व्यतीत कहाँ किया? और ये क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला कर्नाटक में व्यतीत किया था। और इसी स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से प्रेरित होकर जैन धर्म की दीक्षा ली थी। यानी जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। फिर यहाँ हर 12 वर्ष बाद जैन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन होता है। तो कहाँ होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हर 12 वर्ष के बाद जैन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन कहाँ किया जाता है? तो श्रवणबेलगोला में किया जाता है। ये कर्नाटक में है। तो सारे पॉइंट मेरे हिसाब से तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर है श्रीरंगपट्टनम। है कहाँ पे? ये कर्नाटक में है। तो ये कावेरी नदी के तट पर स्थित इस नगर को टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो पहला पॉइंट तो यह ध्यान रखना। बाकी 2 पॉइंट जो अगले हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1792 ईस्वी में यहीं पर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें जो दूसरा था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। और ये 1792 ईस्वी में हुई थी और टीपू सुल्तान में अंग्रेजों के मध्य हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको जो ये आंग्ल मैसूर युद्ध हुए ये सारे यहीं क्लियर करा देता हूँ। आपको एक ट्रिक से ध्यान रखना। आप तो कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे? 4। ये क्योंकि मैंने यहाँ ऐड नहीं किया। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। अब सबसे ज़्यादा तो ये पूछा जाता है, तो आंग्ल का मतलब तो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज और मैसूर के बीच हुआ था। तो ये ध्यान रखना। फिर इनमें क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है कि किसके मध्य हुआ और कब हुआ और कौन सी संधि के द्वारा समाप्त किया गया। तो ये ध्यान रखना। ये दिल्ली पुलिस में पूछे भी है, प्रीवियस पेपर देखना आप। तो पहला हुआ था, तो कैसे याद रखोगे? आपको याद ऐसे रखना है 67 80 67 80 90 और 99। 67 80 90 और 99। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। मतलब 1767 1780 1790 और 1799। तो अब आपसे पूछें कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 में, दूसरा 1780 में, तीसरा 1790 में और चौथा हुआ था 1799 में। ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है
कि ये समाप्त कब हुआ। तो समाप्त कब हुआ, तो पहला 3 साल बाद में, मतलब 3 साल का हो गया 1769 में। फिर ट्रिक से ध्यान रखना, मैं ट्रिक का बताऊँ, अभी संधि भी ट्रिक से बताने वाला हूँ। 67 हो गया, उसके 3 ऐड करने तो 69 हो गया। फिर आप क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। 4 ऐड करते कितना हो जाएगा, 1784। सॉरी, यहाँ पे 2, हाँ 2 ऐड करेंगे, फिर 4 ऐड करेंगे, फिर वापस 2 ऐड करेंगे। 2 ऐड करते कितना हो गया, 1792। और जो अपने यहाँ भी लिखा हुआ है कि रंगपट्टनम की संधि हुई थी। सॉरी, अभी मैंने 2 बता दी थी, तीसरा युद्ध हुआ था। और 99 इसमें कुछ ही नहीं है, ये तो टीपू सुल्तान इस समय मारा ही जाता है। तो ये हो गया, यानी प्रथम आंग्ल मैसूर का युद्ध कब हुआ, 1767 में, दूसरा 80, फिर 90 और फिर 99। ख़त्म कब हुआ, 69 में, 84 में और 1792 में। तो ऐसे करके ये याद रख लिए। फिर संधियाँ तो आपको ऐसे ध्यान रखनी है, MMR। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो किस संधि द्वारा हुआ था, तो वो हुआ था मद्रास की संधि के द्वारा। कब हुई थी, अब आपसे पूछे कि मद्रास की संधि कब हुई, 1769 में। किसके मध्य, तो अंग्रेजों के मध्य हुई थी, है ना। फिर ध्यान रखनी है, आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था किस संधि द्वारा समाप्त किया गया, तो ये किया गया मंगलोर की संधि के द्वारा। और ये कब हुई, 1784 में। फिर तीसरा पूछे कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त किया गया, तो ये 1792 में रंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त किया गया। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। चौथी का तो कोई संधि करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि टीपू सुल्तान साहब मारे गए थे। तो यह ध्यान रखना। फिर टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान ने देखो श्रीरंगपट्टनम को इसने राजधानी बनाई थी, और यहीं पर इसने जैकोबिन क्लब भी बनाया था। आपके ज़्यादा काम का नहीं है, आपके इतना ही काम का है, बस ये ज़रूर ध्यान रखना। मैं वापस बता देता हूँ, आप लिख लेना। देखो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। कौन से कम, 1767, 1780, 90 और 99। जैसे अपन किसी के मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, 67, 80, 90 और 99, तो आपको ऐसे लिख लेना है। 2 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको देखना है, ये तो युद्ध हुआ था इस समय, और इस समय युद्ध समाप्त हुआ था। समाप्त कैसे हुआ, संधियों से हुआ, तो ठीक है। अब ध्यान रखना, पहला युद्ध हुआ उसमें 2 ऐड करना है तो 69 आ जाएगा। दूसरे में 4 ऐड करना है, तीसरे में वापस 2 ऐड करना है, और चौथे को वही की वही छोड़ देना है। तो कर दोगे आप, 67 में 2 ऐड करोगे 69 हो जाएगा, 80 में 4 करोगे 84 हो जाएगा, 90 में 2 ऐड करोगे 92 हो जाएगा। फिर है संधियाँ कौन सी हुई थी, तो 1 वाले के नीचे M लिखना, 2 वाले के नीचे M लिखना, 3 वाले के नीचे R लिखना। मतलब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था MMR की संधि के द्वारा। मतलब पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। अब ये कब हुई, किसके मध्य हुई, आप आराम से बता सकते हो। और दूसरा मंगलोर की, और तीसरा ये हुआ था रंगपट्टनम की संधि। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखनी है। अब ये हुई किसके मध्य, ये युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ। बाकी अगले सारे टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके मध्य हुआ, तो ये जरूर ध्यान रखना है, अंग्रेजों व हैदर अली के मध्य हुआ था। तो ये रंगपट्टनम मेरे हिसाब से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर है बीजापुर कर्नाटक। यह सबसे बड़े गुम्मद के लिए जाना जाता है, जिसे गोल गुम्मद कहते हैं। यानी ये क्वेश्चन भी खूब बार पूछा है कि गोल गुम्मद किसे कहा कौन सी जगह है, तो ये बीजापुर कर्नाटक में बना हुआ है। और यहाँ पर ही, यानी जो बीजापुर कर्नाटक है वहीं पे यूसुफ आदिल शाह का मकबरा भी बना हुआ है। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखें विभिन्न एग्जामों के, SSC हो जी कोई सा भी हो, वहाँ अगर आपने रीड किया है तो आपको ये वीडियो मेरे हिसाब से तो पूरा अच्छा लगने वाला है। और लास्ट तक देखोगे तो आपको मज़ा भी आएगा इसमें। हम्पी कर्नाटक, और मेरे साथ जुड़े रहोगे तो एग्ज़ाम तक आपको काफ़ी चीज़ें आपको बहुत ईजी तरीके से बता दी जाएगी, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, सारी मैं कोशिश करूँगा। और कंप्यूटर साथ में, क्योंकि रीजनिंग आपके इतनी ज़्यादा आती नहीं है, रीजनिंग आपके आकृतियाँ वगैरह ज़्यादा आती है, तो आपको ये खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चाहिए तो वो बुक से हो या आप किसी की टेक्स्ट सीरीज ले लो, वहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहो। बाकी यहाँ GK GS करंट अफेयर्स और कंप्यूटर में आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा। अगर आपको विश्वास है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। फिर अगला है हम्पी। हम्पी कहाँ है, तो कर्नाटक में। तो
ये 1336 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में हरिहर बुक्का के द्वारा स्थापित हिंदू राज्य विजयनगर की राजधानी, जिसके अवशेषों पर ही मैसूर राज्य का उत्कर्ष हुआ। तो इस लाइन में कम से कम भी 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी ये हम्पी थी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में हुई थी, बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि किसके शासनकाल में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किसने के द्वारा की गई? तो हरिहर बुक्का द्वारा। मतलब इस एक लाइन में आपको 4 क्वेश्चन मिल गए। चारों के 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। फिर है यहाँ के स्मारकों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में घोषित किया गया। इस लाइन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन पहली लाइन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश करी है कि कोई भी बेकार चीज़ मैं यहाँ पे टाइप नहीं करूँ, क्योंकि मुझे भी तो जोर आता है ना, टाइप ऐसे इजी नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई गलती से रह भी जाती है ना, तो बस छोटा बड़ा भाई मान के माफ़ कर देना। बाकी मैं पूरी कोशिश यही करूँगा आपको एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं मिले, इसमें सब चीज़ें काम ही काम की मिले। फिर चाहे मेरा ये आपने नोटिस भी किया होगा, चाहे मेरा वीडियो डेली नहीं आए, चाहे मैं एक दिन में 3 वीडियो नहीं डालूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो भी डालूँ वो बहुत अच्छा डालूँ, जिससे आपका टाइम ख़राब नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू है टाइम की। तो क्वेश्चन है अगला, पॉइंट अगला, खारगोन ये मध्य प्रदेश में। यहाँ पर प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव की 84 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसे 52 गजा के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे पूछे 52 गजा की प्रतिमा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश खारगोन में। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव की प्रतिमा को किस नाम से जाना जाता है? 52 गजा के नाम से जाना जाता है। तो ये लाइन आपने अच्छे से रीड कर ली होगी। फिर है अगला, सांची। सांची कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। सांची मध्य प्रदेश में। यहाँ पर अशोक के द्वारा एक विशाल बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया गया, जिसे जो अशोक द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूपों में सर्वसे प्रसिद्ध है। स्तूप किसे बोला जाता है? तो स्तूप उन अर्धचंद्राकार इमारतों को बोला जाता है या कहा जाता है जो वहाँ महात्मा बुद्ध या अन्य किसी बौद्धिस्ट की अवशेष रखा जाता है। फिर है खजुराहो। खजुराहो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। खजुराहो में क्या है? तो चंदेल वंशी शासकों की राजधानी थी। खजुराहो क्या थी? किसकी राजधानी थी? तो चंदेल वंशी शासकों की राजधानी थी। उनके द्वारा हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध, जिनमें धुंध देव द्वारा कंदरिया महादेव का मंदिर प्रसिद्ध है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो धुंध देव ने करवाया। किस शासकों ने करवाया? चंदेल वंशी शासकों ने करवाया। कहाँ पे करवाया? खजुराहो मध्य प्रदेश में करवाया। तो फिर है अगला, देलवाड़ा, और ये आबू पर्वत सिरोही राजस्थान में है। और राजस्थान है वो प्राचीन व कलात्मक सफ़ेद संगमरमर पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला है इसमें, यहाँ पर 11वीं शताब्दी में, यानी कि राजस्थान में जो देलवाड़ा है आबू पर्वत पर, यहाँ 11वीं शताब्दी में 1031 ईस्वी में विमल शाह के द्वारा आदिनाथ जैन मंदिर बनवाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजस्थान वालों को तो पता भी है, ये खूब बार क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ कन्फ्यूजन भी है कि आदिनाथ का मंदिर का निर्माण किसने करवाया, क्योंकि आदिनाथ का अलग है और नेमिनाथ का अलग है। नेमिनाथ वाले का निर्माण अलग समय हुआ था, अलग ने करवाया था, और आदिनाथ वाले ने अलग ने करवाया। तो आपको कैसे ध्यान रखना है कि आदिनाथ मंदिर है, इसका निर्माण तो विमल शाह ने करवाया था। आदिनाथ का तो विमल शाह ने करवाया था 1031 ईस्वी में और 11वीं शताब्दी में। और जो नेमिनाथ मंदिर है, जिसे लूणवसई मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण 13वीं शताब्दी या 1230 ईस्वी में वास्तुपाल व तेजपाल के द्वारा करवाया गया। तो ये ध्यान रखना। और नेमिनाथ कौन थे? तो नेमिनाथ जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे, ये भी ध्यान रखना है। फिर ये आबू जो पर्वत है यहाँ देलवाड़ा में, यहाँ पर देवरानी जेठानी का मंदिर भी प्रसिद्ध है। कारीगरों का मंदिर बना हुआ है। भीमा स्वाद द्वारा निर्मित 108 मण पीतल का आदिनाथ का पीतलहाड़ा मंदिर भी बना हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है रणकपुर पाली। रणकपुर है ये पाली जिले में है और पाली राजस्थान में है। राजस्थान राज्य के पाली जिले में स्थित इस स्थान को स्तंभों का नगर कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस नगर को स्तंभों का नगर कहा जाता है, तो ये रणकपुर पाली को कहा जाता है। और यहाँ 1444 स्तंभों पर महाराणा कुंभा के द्वारा चौमुखा जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया। यानी इसमें कुल कितने मंदिर है रणकपुर पाली वाले मंदिर में? तो ये 1444 खंबे। फिर है बाबरू। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो विराटनगर थी। ये भी पूछा गया है। विराटनगर के निकट
भाबरू स्थान पर अशोक के 2 अभिलेख प्राप्त हुए जिनमें अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किए जाने की जानकारी मिलती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद। जानकारी किस में मिलती है? तो भाबरू के अभिलेख में मिलती है। और ये कहाँ मिला? तो विराटनगर के निकट मिला। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में और सरस्वती नदी के तट पर, और वर्तमान में घग्गर नदी बहती है वहाँ पे। फिर इसका उपनाम, कालीबंगा का उपनाम है काली चूड़ियाँ या काली मिट्टी की चूड़ियाँ की अधिकता के कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा था। इसकी खोज किसने की? तो 1953 में अमलानंद घोष ने की। कालीबंगा सभ्यता है, इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की। और उत्खनन का पूछे तो 1960-61 में बीबीलाल व बीके थापड़ ने किया। तो ये ध्यान रखना, खोज करता है अमलानंद और उत्खनन करता है वह बीबीलाल और बीके थापड़। ये दोनों की सन भी याद रखनी है और अलग अलग से इनके नाम भी याद रखना है। फिर यहाँ से उत्खनन के दौरान हड़प्पाकालीन तथा पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर ये जो अगला पॉइंट है, अंतिम पॉइंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्व में एकमात्र जुते हुए खेत के साक्ष्य या अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान से प्राप्त हुए। इसके अलावा युग्म समाधियाँ, अग्नि वेदिकाओं, सरसों की खेती एवं कपास की खेती के अवशेष कहाँ मिले? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए। तो अगला है अपना समेध शिखर, है कहाँ पे ये? तो ये झारखंड में समेध शिखर है, ये झारखंड में। इस स्थान पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को निर्वाण प्राप्त हुआ था। यह जैन धर्म का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है जिसे जैन धर्म का मक्का मदीना कहा जाता है। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन कि जैन धर्म का मक्का मदीना किसे कहा जाता है? समेध शिखर को कहा जाता है कहाँ पे? ये झारखंड में। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, उनमें से 20 तीर्थंकरों का निर्माण तो इस जगह यानी समेध शिखर में ही हुआ था। अब वो 4 कौन बच गए जिनका निर्माण समेध शिखर में नहीं हुआ? तो एक तो है आदिनाथ, दूसरे है नेमिनाथ, तीसरे है वासुपूज्य और चौथे है महावीर स्वामी। तो आदिनाथ का कहाँ हुआ था? आदिनाथ का तो कैलाश पर्वत पर हुआ था। नेमिनाथ का हुआ था वो गिरनार पर्वत पर हुआ था। वासुपूज्य का चंपा में हुआ था और चंपा अंग की राजधानी थी। और महावीर स्वामी का जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो ये उनका हुआ था पावापुरी में। तो ये ऐसे करके ध्यान रखना है। फिर है सारनाथ उत्तर प्रदेश। सारनाथ कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर ही महात्मा बुद्ध के द्वारा प्राप्त ज्ञान का धर्म के रूप में पहला उपदेश। अब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। किन को दिया? तो 5 ब्राह्मणों को दिया था। यानी महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ ने दिया, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। और किन को दिया? तो 5 ब्राह्मणों को दिया था, और जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि जो उपदेश देने की घटना थी उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अशोक ने इसी घटना से प्रेरित होकर यहाँ सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया। अब आपसे पूछे कि अशोक ने किस घटना से प्रेरित होकर सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया? तो है उपदेशों की घटना से। यानी महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया उस घटना से प्रेरित हो गए, इसने ये काम करवाया। अब ये भी पूछा जाता है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया था। फिर है सारनाथ स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। तो ये भी ध्यान रखना कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया? तो सारनाथ स्तंभ से लिया गया, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। फिर है सारनाथ स्तंभ में स्थित अशोक चक्र में जो 24 तिलियाँ हैं वो क्या करती है? तो महात्मा बुद्ध के 24 गुणों को व्यक्त करती है। तो फिर अगला आ जाता है अपना इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये गंगा, यमुना व सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है तथा हर 12 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है यहाँ पे। फिर है इसका प्राचीन नाम प्रयाग था। यानी इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? प्रयाग था। और ये प्रयाग से बदलकर इलाहाबाद किसने किया? तो अकबर ने कर दिया इसका नाम इलाहाबाद। फिर है ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि यहाँ पर अशोक, समुद्रगुप्त एवं जहांगीर तीनों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अशोक के, समुद्रगुप्त एवं जहांगीर तीनों के अभिलेख प्राप्त हुए थे। फिर है भारतीय मानक समय का निर्धारण। यानी भारतीय मानक समय का निर्धारण कहाँ से किया गया? तो इलाहाबाद के एक निकट है नैनी ग्राम, वहाँ से किया गया। और यहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो इस लाइन में आपको 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत की मानक समय का निर्धारण कहाँ से किया गया? नैनी से। नैनी कहाँ? इलाहाबाद में।
और 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है, तो इलाहाबाद के नीनी से। और किस समय रेखा से निर्धारण किया गया, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। वो किसे अब समय मानक रेखा भी कहा जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को समय मानक रेखा भी कहा जाता है। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। फिर है बनारस, और बनारस कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इसे काशी तथा वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल, जो गंगा नदी के तट पर भी बसा हुआ है। यानी कि जो बनारस है, काशी है या वाराणसी है, किस नदी के तट पर है, तो ये गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ जहाँ पर यानी बनारस में मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ और किसने की, तो मदन मोहन मालवीय ने कहाँ की, बनारस में की थी। और एक पॉइंट है ये ज़रूर ध्यान रखना कि कांचीपुरम है, कांचीपुरम को दक्षिण भारत का वाराणसी कहा जाता है। यानी दक्षिण भारत का वाराणसी किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है कांचीपुरम को। फिर अगला है आगरा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आगरा नगर की स्थापना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा आपको तो बहुत अच्छे से और क्लियर करवा दूंगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। और जैसे ये क्वेश्चंस टॉपिक हो जाएंगे, मैं इनके क्वेश्चंस जो पूछे गए एग्जाम में बाय द एकदम लिखा हुआ कि किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाए और आपका ट्रस्ट भी बना रहे उस क्वेश्चन पे, जिससे आपको थोड़ा लगा हो जाए कि हाँ ये पूछा गया तो पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला है आगरा, उत्तर प्रदेश में है आगरा। और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा यमुना नदी के तट पर यह नगर बसाया गया था। तो क्वेश्चन 3 बन गए इसमें कि आगरा नगर की स्थापना कब की गई, 1504 में, किसके द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा। और कहाँ पर की गई, किस नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर। और इसने सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी भी बनाई। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस नगर को बसाया हुआ अपनी राजधानी बनाई, तो आगरा को राजधानी बनाई। अधिकांश मुगल सम्राटों ने भी इसे राजधानी बनाया। ताजमहल के कारीगर ईरान से आए और इसमें उस्ताद ईसा व हमीद लाहौरी थे। ताजमहल भी यही बना हुआ है। तो ताजमहल के कारीगर कौन थे, तो ये थे उस्ताद ईसा व हमीद लाहौरी। और कहाँ से आए थे, ये ईरान से आए। तो ये भी ध्यान रखना। अकबर ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आगरा का 16वां पॉइंट है, ये 16वें पॉइंट की एक एक लाइन आपको ध्यान रखनी है। अकबर ने यहाँ पर लाल किले का निर्माण करवाया। अब ध्यान रखना भाई, लाल किला, आगरा का लाल किला पूछे तो क्या हो जाएगा, अकबर। और शाहजहाँ ने ताजमहल का और मोती मस्जिद। अब आपसे पूछे कि आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई, तो बिल्कुल शाहजहाँ ने बनवाई। नूरजहाँ ने क्या करवाया, नूरजहाँ ने अपने पिता की स्मृति में एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया। और पितरड्यूरा शैली में बना हुआ मकबरा है ये। एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनाया, ये भी पूछा जा सकता है, कहाँ पे बनवाया। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो ये 16 पॉइंट आपको पूरा ध्यान रखना है। हालांकि मैंने 25 के 25 पॉइंट सारे एकदम मेरे विवेक से और मेरे एक्सपीरियंस से बनाए गए हैं, फिर भी आपको पसंद नहीं आए तो अच्छी बात है। लेकिन ये 16 पॉइंट आपको पूरा ध्यान रखना, खूब बार पूछा गया है। सेंटर वालों चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, इनका फेवरेट टॉपिक है सल्तनत और मुगल काल, जैन और बौद्ध। ये चारों टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने पड़ने। 17वां पॉइंट है अपना फतेहपुर सीकरी। आगरा के निकट स्थित ये नगर अकबर द्वारा बसाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा सकता है कि फतेहपुर सीकरी नगर किसने बसाया, तो अकबर के द्वारा बसाया गया था। अकबर ने यहाँ पर निम्न इमारतों का निर्माण करवाया। देखना कि अकबर ने यहाँ पे कौन सी इमारतें और बसाई थी, बनाई थी। तो इसमें देखो, एक तो है फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा। ये कब बनाया था, तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। फिर है इबादत खाना। इबादत खाना यहाँ का उपासना स्थल था अकबर का। ये जो इबादत खाना था ये अकबर का उपासना स्थल था, और जहाँ बैठकर अकबर धार्मिक चर्चाएं करता था। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अकबर का उपासना स्थल जहाँ अकबर बैठकर धार्मिक चर्चाएं करता था, क्या कहा जाता है, इबादत खाना। इबादत खाना किसने बनवाया, तो ये अकबर ने बनवाया था। सलीम चिश्ती का मकबरा, सलीमुद्दीन चिश्ती का मकबरा ये फतेहपुर सीकरी में, और क्यों बनवाया, तो अकबर को इनके आशीर्वाद से बेटा हुआ था सलीम, और इनकी स्मृति में अकबर ने ये मकबरा बनाया। पंचमहल, जोधाबाई का महल, दीवाने आम, दीवाने खास, ये इमारतें भी बनवाई गई थी। तो ऐसे करके इनको ध्यान रखना आपको। अगला है लखनऊ है, और लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और लखनऊ को ब्रिटिश काल में अवध के नाम से जाना जाता था। तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये भी कि ब्रिटिश काल में या लखनऊ का पुराना नाम क्या था, तो अवध था। इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और जो 1857 की क्रांति में
का प्रमुख केंद्र था तथा अंतिम राज्य था जिसने अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिलाया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह अंतिम राज्य जिसे अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिलाया, अंग्रेजों द्वारा मिलाया जाने वाला अंतिम राज्य कौन सा था, तो वो लखनऊ था। और लखनऊ में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बाकी चीज़ें तो क्रांति में बताने वाला हूँ। लखन की बेगम, ये ध्यान रखना, लखन की बेगम, यानी लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल में। बाकी चीज़ें मैं आपको ट्रिक से और बता दूंगा। फिर है दूसरा पॉइंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बड़ा इमाम बाड़ा वाला। यहाँ पर इमाम बाड़ा स्थित है जो वाजिद अली खां का मकबरा है। वाजिद अली खां का मकबरा कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और इसे इमाम बाड़ा स्थित है। दोनों ध्यान रखने। दिलकुश महल भी यहीं स्थित है, दिलकुश महल, ये भी इम्पोर्टेंट, दिलकुश महल भी पूछा जाता है। और फिर इस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे केवल की ज्ञान की प्राप्ति की थी और इसकी घटना के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहा जाने लगा। फिर यहाँ पर स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखनी। फिर है नालंदा बिहार। नालंदा कहाँ है, तो ये बिहार में है। और कुमारगुप्त के द्वारा यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसे हर्षवर्धन के शासनकाल में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बिल्कुल ये ध्यान रखना, किसके द्वारा किया गया, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, कुमारगुप्त के द्वारा। फिर है भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, यानी किस स्थान को भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, तो ये नालंदा बिहार को कहा जाता है। बख्तियार खिलजी के द्वारा यहाँ पर आक्रमण कर इसे नष्ट कर दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना, ये पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। भारत का ऑक्सफोर्ड, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी और किसके द्वारा इसे आक्रमण करके नष्ट किया था, बख्तियार खिलजी द्वारा। यानी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया, बख्तियार खिलजी के द्वारा। अगला पॉइंट है विक्रमशिला बिहार। विक्रमशिला ये कहाँ है, तो यही बिहार में है। धर्मपाल नामक शासक के द्वारा यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब ध्यान रखना, नालंदा किसने करवाया और विक्रमशिला, तो वो तो करवाया था कुमारगुप्त ने, और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये करवाया था धर्मपाल ने। तो ये दोनों ध्यान रखना, ये भी बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए केंद्र था और बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया। यानी इसको भी किसने ध्वस्त किया, बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया। अगला है सासाराम, और इसे सहस्राम भी बोला जाता है, ये बिहार में है। और शेरशाह के द्वारा अपना स्वयं का एक मकबरा झील के मध्य बनवाया। तो कितने क्वेश्चन बन गए इसमें कि देखो, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में कहाँ है, बिहार में, किसके मध्य बना हुआ है, तो ये झील के मध्य। अब आपसे क्वेश्चन दे दे, 3-4 मकबरे दे दे और आपसे पूछे इनमें से कौन सा मकबरा झील के मध्य बना हुआ है, तो वह है शेरशाह सूरी का मकबरा। यानी हर एक लाइन में मैंने इतनी गजब से जान डाली है कि हर लाइन, हर वर्ड इसमें आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। और ये पूछे जाते हैं कि इनमें से छांटो, देखो असंगत छांटो, कौन सा कथन है जो सही या असत्य बताता है कि इनमें से कौन सा मकबरा झील के मध्य बना हुआ है या नहीं बना हुआ, तो ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। फिर है अगला अजंता। अजंता कहाँ है, तो औरंगाबाद के निकट महाराष्ट्र में। तो कुल 29 गुफाएं हैं जो महायान धर्म से संबंधित है, जहाँ भारत की प्राचीनतम गुफाएं स्थित है। फिर है 16वीं गुफा में मरणासन राजकुमारी को एवं 17वीं गुफा में बुद्ध के जीवन की घटनाओं को चित्रित किया गया। यानी सबसे ज़्यादा गुफाएं अजंता में हैं, और 16वीं गुफा में तो मरणासन राजकुमारी और 17वीं गुफा में बुद्ध के जीवन की घटना को चित्रित किया गया है। और यहाँ पर बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित जातक कथाओं का चित्रित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना, अजंता वाली गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। फिर है एलोरा, ये कहाँ है, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। फिर है यह स्थान बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा हिंदू धर्म से संबंधित गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। अब आपसे पहली लाइन ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में कि कौन सा स्थान बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा हिंदू धर्म से संबंधित गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है एलोरा। फिर है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की गुफाएं कहाँ पे हैं, एलोरा में। 2 क्वेश्चन बन गए। तीसरा है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर यहीं स्थित है। अब आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है, तो एलोरा में।
कैलाश मंदिर का निर्माण, अब ये गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर, अब इसका निर्माण किसने करवाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसने करवाया था, कृष्ण देव प्रथम ने करवाया था। और ये किसके शासक, राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। ऐसे भी आता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया। किसने, कृष्णदेव प्रथम ने। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। और भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। तो 24वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला और अंतिम है एलिफेंटा, महाराष्ट्र मुंबई के निकट है। शिव की विविध रूपों की मूर्तियों से युक्त गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो ये ध्यान रखना। बाकी 25 पॉइंट मैंने करवा दिए। अगले वीडियो में मैं लिखूंगा 25 से 26 पॉइंट और, जिसमें सारे के सारे ऐतिहासिक स्थल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अपने हिस्ट्री में आगे वाला पोर्शन पढ़ेंगे धीरे धीरे, बारी बारी। सारी चीज़ें आपको अंडर 30 मिनट में सारी अच्छी से जानकारी दे दी जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, राम राम सभी को।